हाय एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है स्पर्श। जी, मेरा नाम दिवाकर है। मैंने पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने अपना नाम निशा बताया और फिर घूंट पे घूंट पीने लगी। मैं निजामुद्दीन के बेंच पर बैठा उज्जैन जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उन्होंने वापस बोतल पकड़ाया और फिर खामोश हो गई। हक्का बक्का होकर इधर उधर भाग रहे लोगों की एक अलग रेलगाड़ी थी और सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था हम किसी ट्रेन के स्लीपर क्लास में बैठे हुए हैं। ट्रेन किसी स्टेशन पर लगी है और इस बीच कोलियों की मधुर पुकार जो मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियों की याद दिला रहा था। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वो सब एक ही राग छेड़ रहे थे, कूली कूली कूली। मैंने पहल की, तो आप भी उज्जैन जा रही हैं? तो उन्होंने फिर कुछ जवाब न दिया। पहले तो मुझे लगा शायद बहरी हैं, पर थोड़ी देर बाद कोलियों की आवाज के बीच से उनकी आवाज आई, लड़की अकेली हो तो बात करना जरूरी है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, लड़का अकेला ना हो इसलिए सवाल करना लाजमी है। फिर वो मुस्कुराई। एक ही निमिष में उन्होंने कहा कि वो डिवोर्सी हैं। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। मेरी ट्रेन के पहले संपर्क क्रांति आकर चली गई। कूलियों का शोर कम हो गया। बाज मैं पाकर खुश थे और बाज मधुशाला में अगली कतार के ताक में थे। शायद मुझे बुरा लगा होगा, ऐसा सोचा उन्होंने, और अब पहल वो करने लगी। आप ही की ट्रेन का मुझे भी इंतजार है। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं। मैंने कहा, बधाई हो। वैसे आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी कभार हम किसी अनजान के सामने सब कुछ बोल देना चाहते हैं और फिर अलग हो जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल की बातें किसी सीपी में भरकर समंदर में बहा दी। अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, समंदर अक्सर फेंकी हुई चीजें वापस ले आती है। वैसे आप बता सकते हैं, अभी आधा घंटा बाकी है। और फिर उन्होंने शुरू की। निशा जी रोहिणी की रहने वाली थी, मतलब रोहिणी उनका ससुराल था। वो एक हाउसवाइफ थी। जब तक उनके पिताजी जिंदा थे तब तक जैसे तैसे करके उनके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी थी। मगर पिताजी के देहांत के बाद ससुराल वाले हर बात पर कोसने लग गए। उन्हें घर का कामकाज करना पसंद नहीं था। देर रात या यूं कहिए सुबह तक वो या तो नीलेश मिश्रा या तो अंजुम रहबर जी को सुनती रहती थी और सन्नाटे में कुछ सोचती रहती थी। घर में काम करने वाले लोग तैनात किए गए थे। पति क्योंकि आर्मी में थे तो 6 महीने या साल भर में एक बार उनसे मुलाकात होती थी। सास घर पर ही रहती थी और बहू के इस आदत की जमकर निंदा करती थी। बेटे के लाख मना करने के बावजूद कि वो निशा को कुछ न बोले, माँ ताने मारती रहती थी और उन्हें सिर्फ इस बात की शिकायत थी कि चाहे कोई काम न करे मगर इंसानों की तरह रात को सोकर दिन में उठ जाया करे। घर में कोई मेहमान आता है तो दोपहर तक बहू को सोते देख अच्छा नहीं लगता। निशा जी चूंकि अपने पति की कमी महसूस करती थी तो उनके बदले उन्होंने शैलेश लोधा, राहत इंदौरी और अंजुम रहबर से मन लगा लिया था। शादी को 2 साल ही हुए थे और बच्चों के होने का कोई आसार भी नहीं था। दरअसल निशा कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये बात उनके पति अच्छी तरह जानते थे, मगर माँ से ये बात छुपा रखी थी। उनका लव मैरिज था और शर्त यही थी कि उनके बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रह सकता। उनके पति उनके कॉलेज के दिनों में दोस्त थे। कॉलेज के बाद डिफेंस की तैयारी करने लगे और संयोग से नौकरी भी लग गई। एक एक्सीडेंट में निशा अपनी आंखें खो बैठी और उसी हादसे से मां बनने का हक भी खो दिया। ये सब जानते हुए भी उनके पति ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया था, लेकिन तब उन्हें मालूम न था कि उनकी आर्मी में भर्ती हो जाएगी। जब नौकरी लगी तब उन्होंने पहले ठुकराना चाहा, लेकिन निशा ने ही उन्हें मजबूर किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति अपने सपनों को उसके लिए कुर्बान कर दें। छुट्टियों में वो जब भी घर आते पूरा वक्त निशा के देखभाल में लगा देते थे। घर के सारे नौकरों की छुट्टी होती थी, केवल मंजरी को छोड़कर, जो कि पूरे दिन माँ के साथ ही रहती थी। 2 साल तक ठीक रहा। पिताजी बीच बीच में आकर समधन का हालचाल पूछ कर जाते थे, मगर उनके देहांत के बाद सासू माँ अब हर बात पर आग बबूला होने लगी थी। उन्हें घर में एक बच्चे की आवाज जो सुननी थी
कई बार कहा, मगर निशा कुछ न बोल पाई। फिर एक दिन खबर आ पहुंची पुलवामा में हुए आतंक के बारे में, और उनके पति शहीद हो चुके थे। फिर क्या, अब किसका इंतजार करती? निकल पड़ी उज्जैन काम की तलाश में। उनका किस्सा काफी दर्दनाक था, मगर इतना तो मालूम चला कि हम दोनों एक ही ट्रेन के इंतजार में हैं। फिर मैंने अपनी कहानी सुनाने का आग्रह किया तो निशा जी ने टोका नहीं, और जब मुझे मालूम चला कि निशा जी देख नहीं सकती तो मुझे अपनी संवेदना की याद आई। संवेदना बिल्कुल निशा जी की तरह ही थी, मतलब नेत्रहीन। मेरी उससे मुलाकात हुई नहीं थी, करवाई गई थी। मेरे पिताजी के बहुत ही अंतरंग मित्र रवि मौसा की बेटी संवेदना। पिताजी उसे बचपन से देखते आ रहे थे। उन्हीं के आंखों के सामने वो बड़ी हुई, और बचपन में ही पिताजी ने तय कर लिया था कि वो हमारे घर की बहू बनेगी, और बलि का बकरा तो मैं था ही। ये जानते हुए कि मेरी शादी एक अंधी लड़की से हो रही है, मेरी कभी जरूरत नहीं हुई आवाज उठाने की। वेद और लकीरों की तरह पिताजी के आदेश हुआ करते थे, मुझे उन्हें मानना ही होता था। लेकिन मेरी संवेदना में गुंजाइश थी कि वो फिर से देख सकेगी। शुरू शुरू में कुछ दिन मैं बहुत उदास रहा। अपने दोस्तों में जब भी किसी की शादी होती तो उनकी पत्नियों को देखकर मैं अपने ऊपर तरस खाया करता था। धीरे धीरे दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। बाद में घर से कपड़ा मिल, और वहां से घर। कभी गुस्से से कुछ बोल भी नहीं पाता था, जो भी था मन के अंदर दबा कर रखता था। एक बार जब बाबूजी और माताजी एक हफ्ते के लिए हरिद्वार निकल गए, तब मुझे पहली बार अपने पैर की बेड़ियों को निकालकर फेंकने का हौसला आया। लेकिन मुझे क्या पता था इसका परिणाम कुछ ऐसा होगा। मैं संवेदना के ऊपर कितना भी गुस्सा जाहिर करता, मुझे उससे प्यार भी उतना ही होने लगा था, क्योंकि वो सब सह लेती थी। मुझे धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, और मैं उसका दीवाना बनने लगा। लेकिन ये बात उसे कभी हजम नहीं होती थी। मैं उसके लिए कितना भी करने लग जाऊं, वो मुझे रोका करती थी। वो कहती थी उसे आदत हो चुकी है ऐसे जीने में। खुशियों से उसे डर लगने लगा था कि अगले पल फिर कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो न्यूट्रल रहने में यकीन रखती थी। उसे कोई भी उम्मीद न थी कि वो दुनिया देख सकेगी। ऊन के कपड़े सीना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर बार अपनी उंगलियों के साथ खेलकर वो कुछ नया बनाती थी। मुझे कभी कभी लगने लगा था कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, मगर इतना मैं जानता था कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। इसलिए मैंने तय किया कि शादी के पहले सालगिरह पर फिर से एक छोटी सी पूजा करवाऊंगा और फिर से 7 फेरे लूंगा। हर साल मैं अपने आप को इन फेरों के जरिए याद दिलाता रहूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो उचटने लगी। उसे ज्यादा प्यार किसी डायबिटिक पेशेंट सा महसूस कराने लगा। वो ये सोचने लगी कि मैं पहले ही ठीक था। अभी के मेरे बर्ताव को वो अस्वाभाविक मानने लगी। वो अपने आप को बोझ समझने लगी। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि किसी को चाहना गुनाह कैसे हो सकता है, और किसी को बिना उम्मीदों के चाहना क्या ऊपर वाला इसके खिलाफ है, या फिर वो देख नहीं सकता। मेरे सपने वैसे तो कुछ थे नहीं, मगर अब मैं उसकी आंखों से सपने देखने लगा था। कई बार उससे पूछा उसके अरमानों के बारे में, मगर वो हर बार टाल जाती। मुझे उससे ज्यादा प्यार उसके सपनों से होने लगा था, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। बस इतना जानता था कि अब वो सपने मेरे हैं। पहले सालगिरह की आखिरी रात जब मैंने 7 फेरे वाली बात बाबूजी को बताई तो वो बहुत खुश हुए। माँ ने भी सहमति दी। कोई शोर शराबा न करके चुपचाप घर के अंदर सारा समारोह संपन्न करने का मैंने प्रस्ताव दिया। लेकिन संवेदना कुछ न बोली, न सहमति न ऐतराज। मैं खुश था अपने आप को बदल कर, खुश था एक उम्मीद पाकर, खुश था जिंदगी में पहली बार एक सपना देखकर। खैर, अगली सुबह उठा तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है और संवेदना अपने कमरे में नहीं थी। इससे आगे कुछ बोल पाता हमारे ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। फिर से शोर शराबा मच गया और मैं बोलते बोलते रुक गया। निशा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे कहने लगी, तुम कहानी अच्छी बना लेते हो। मैं मुस्कुराया और समझ गया कि निशा को मालूम चल चुका है कि उनकी तरह मैं भी एक अंधा हूँ जो अपनी कल्पनाओं में से उठाकर बस एक कहानी बना रहा हूँ। दरअसल मसूरी कॉटन वर्ल्ड नाम की उज्जैन में एक फैक्ट्री है। ये अंधों को तालीम देते हैं और फिर नौकरी भी।
हम दोनों उसी कपास कारखाना में तालीम के लिए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। पीछे का कुछ याद नहीं, आगे की कोई फिक्र नहीं थी। वो पल ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी रात है, एक सुनसान सड़क है जिस पर हम जी भर कर दौड़ रहे हैं, हाथ पकड़े। जितना भी तेज भाग ले, न हाथ कभी छूटेगा, न हम कभी गिरेंगे। और क्योंकि हम अंधे थे, तो सबसे खूबसूरत बात यही थी कि न वो रात खत्म होने वाली थी और न वो रास्ता। बस थकने भर का इंतजार था। हम आगे बढ़ने लगे अपने ट्रेन के लिए। टीटी ने हाथ पकड़कर अपने अपने कंपार्टमेंट में बिठा दिया। वो स्पर्श अब छूट चुका था, रह गया था बस हाथों में सुगंध। उसके बाद मैं उसे ढूंढता रहा, अंधेरे में ढूंढता रहा। ट्रेन रुकी, किसी ने फिर हाथ पकड़कर बस स्टॉप पर छोड़ दिया। वहाँ कंपनी की बस आने वाली थी। मैं जैसे ही एक जगह बैसाखी रखकर बैठा तो जोर से सांसों की आवाज निकल गई। वो मेरे पास थी और मेरी सांसों की आवाज से मुझे पहचान गई, या यूं कहिए कि सुगंध से। मैंने अपने हाथों पर फिर से वो स्पर्श महसूस किया, मगर अब की बार ये जो स्पर्श था, इसका बेसब्री से इंतजार था। एक अलग ही सुकून था, इतना सुकून कि एक दूसरे के सर पे सर रखकर नींद आ गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, यू टेक केयर। थैंक यू।